हमारे देश भारत में एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। अर्थात आप जैसा अन्न खाएंगे वैसे ही आपका मन आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूँ और कोई कहावत एक दिन में नहीं बनती है। जब बहुत लोग उसको देख लेते हैं और वो एक आदत में आ जाती है, तब उससे कहावतें बनती है। और कहावतें इसलिए समाज में चरितार्थ होती रहती हैं। वही जैसा अन्न वैसा मन वाली कहावत चीन पर हमेशा लागू होता है। अब आप पूछेंगे कि ये कहावत से क्या तात्पर्य? तो इस कहावत का तात्पर्य ये है कि एक साधु एक बार भ्रमण करते हुए किसी राजा के नगर में पहुँचे। राजा ने अधिकारियों को आदेश दिया कि सम्मानित साधु हैं, इनको अधिक से अधिक सम्मान दो। बहुत अच्छी बात थी। साधु का सम्मान किया गया और साधु का सम्मान किया गया तो साधु को जो भोजन दिया गया, वो भोजन की बात मैं बाद में बताता हूँ। हुआ क्या, साधु ने भोजन किया। भोजन के पश्चात उन्होंने कुछ ऐसा कार्य कर दिया। सोने के पश्चात रात में उनको अचानक चोरी की इच्छा जागृत हो गई और उन्होंने कुछ ऐसा उल्टा कार्य कर दिया कि हड़कंप मच गया कि भैया ये चोरी किसने की, किसने करवाई। तो साधु को फिर बुलाया गया कि महाराज आपने ऐसा ऐसा कार्य किया। तो उसने कहा कि हाँ किया, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने जो रात मुझे खाना खिलाया था वो किस तरह का खाना था। तो राजा ने अधिकारियों को बोला कि इनके ऊपर जो दंड की व्यवस्था की जाएगी उससे पूर्व इस बात की जांच कर ली जाए। अधिकारियों ने जांच किया तो बोला कि महाराज किसी चोर ने 2 साल पहले ये चावल कहीं से चुरा के लाया था और हमारे सिपाहियों ने वो चावल यहाँ पे भंडार में जमा करवा दिया था और वह जो चावल था वही चावल साधु जी को खिलाया गया। साधु ने कहा कि राजा, आपने जो हमें अन्न खिलाया उसका ये प्रभाव था। मेरे मन में कोई लालच नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, लेकिन यह दुष्प्रभावित अन्न था, इसलिए ऐसा हुआ। साइंस में कहा जाता है कि फूड अडल्टरेशन हो जाता है। अगर आप कई चीज़ों का मिलावट कर देते हैं तो उससे अडल्टरेशन हो जाता है और आपका नुकसान कर देता है वो, क्योंकि वो भोजन जब विष में पेट में जाता है तो ऐसे विषों का निर्माण करता है जिससे आप बीमार हो जाते हैं, आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए भारतीय मत में हमेशा सात्विक आहार ग्रहण करने के लिए कहा गया है और ईमानदारी से कमाए गए धन द्वारा ही धन से अपने जीवन यापन को करने के लिए कहा गया है। ये तो हुई हमारे यहाँ की कहानी की बात। अब मैं इस बात को अगर चीन से जोड़ के देखता हूँ तो आप भी इसको जोड़ सकते हैं। देखिए, चीन वाले क्या खाते हैं? चमगादड़। चीन वाले क्या खाते हैं? सांप। चीन वाले क्या खाते हैं? छुछुंदर। अब जब वो सर्वभक्षी हैं तो क्या उनके दिमाग में तदजन्य विचार नहीं पैदा होंगे? अगर साधु वाली बात
सत्य है, सत्य अवश्य है। इसलिए अवश्य है कि भारत ऋषियों का देश है। यह हमेशा सबके कल्याण की बात करता है। ऋषियों ने हमेशा सबके कल्याण की बात की है। इसीलिए हमारे यहाँ वैदिक मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे पश्यन्तु भद्राणि, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो यह ऐसे ही नहीं बना है। ईमानदारी से अर्जित किया हुआ धन के द्वारा जीवन यापन यहाँ का आचार और व्यवहार रहा है। हमने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हमने हमेशा दूसरों की भलाई की बात सोची है, भलाई की बात की है। वहीं पे चीन का व्यवहार, जैसे वो भोजन करते हैं वैसे ही वो रात्रि व्यवहार करते हैं। क्योंकि मैंने अपने टॉक में आपको पीछे बताया कि ये चमगादड़ ठीक संध्या बेला में अपने घोंसले को छोड़ के, अपने निवास स्थान को छोड़ के निकलता है और रात्रि भर विचरण करता है। इसीलिए इसको रेक्चर कहा जाता है। उसका सूप पीते हैं वो, जिससे उन्होंने कोरोना वायरस फैलाया। ये उनकी देन है। अब वो चाहे सफाई कितनी भी दें, लेकिन सत्य तो यही है कि कोरोना वायरस वुहान शहर से फैला। अब उसको छुपाने के लिए वो नाना रूप पकड़ रहे हैं। ये हुई चमगादड़ प्रवृत्ति। चमगादड़ के सूप पीने के कारण उनके मन में जो विचार पैदा होते हैं वो सांप खाते हैं। सांप जहरीला होता है, जिसको डंक मारेगा वो जिएगा नहीं। अभी उन्होंने क्या किया, बातें की, पर उन्होंने डंक ही मारा, सांप के जैसे डंक ही मारा। छुछुंदर क्या करता है, बिल खोदता है, इधर से उधर जाता है। वह भी एक विषैला जीव है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे उनके भोजन में विसंगतियां हैं विश्व के अन्य देशों के अतिरिक्त, वैसे ही उनका व्यवहार भी अन्य से बिल्कुल ही विपरीत है। जब हम आज़ाद हुए थे, चीन आज़ाद हुआ था, और लोग नेहरू जी को बात बात में उलाहना दे देते हैं। कई लोग गाली भी बोल देते हैं। यह अनुचित है। नेहरू जी अपने समय के बड़े ही बुद्धिमान, सुलझे हुए नेता थे। उनका मानना यह था कि यदि दो देशों के बीच छोटे छोटे देश रहेंगे तो बड़े देशों के बीच टकराव नहीं होगा और महायुद्ध की स्थिति नहीं होगी। इसीलिए तिब्बत को छोड़ा था उन्होंने। इसीलिए नेपाल को बीच में छोड़ा था उन्होंने। इसीलिए आप पाएंगे कि हमारे अगल बगल के छोटे छोटे देशों को उन्होंने छोड़ रखा था। जम्मू कश्मीर भी अपने आप को ऐसे ही तरीके से अलग रखना चाहता था। जब कबायलियों ने उनके ऊपर आक्रमण किया तो फिर हमारे पास वो आए और हमें उनके लिए लड़ना पड़ा। यदि वो पहली बार ही आ जाते तो न आज अक्साई चीन की समस्या होती, न आज पीओके की समस्या होती। अब साफ बात है कि करे कोई भरे कोई। अब पीछे जो गलतियां हो गई, पर चीन से सावधान तो रहना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो भोजन है वह ऐसे भोजन हैं जो, अब आप पूछेंगे कि आपने भोजन की बात क्यों कर दी, तो जो फूड चेन में जो शाकाहारी होगा वो कम हमला करेगा, वो ज़्यादा शुद्ध विचार वाला होगा, और जो जितनी मांसाहार की ओर बढ़ेगा और जितनी विषैली चीज़ों को खाएगा, उसके मन में, उसके शरीर में ऐसे ही विचारों का
वह उतना ही विषैला होगा, उसके शरीर में जो रस बनेंगे वो अच्छे विचार नहीं पैदा कर सकते। इसलिए हमें चीन से हमेशा सावधान रहना चाहिए था और सारी बातों को देख के ही नेहरू जी ने पंचशील सिद्धांत किया था, समझौता किया था। लेकिन चीन की विस्तारवादी नीति, उसकी राष्ट्र नीति, उसने इस बात को नहीं माना और अंततः उसने पहले तिब्बत को हड़पा, फिर हमारे बहुत सारे भूभाग को उसने हड़प लिया। अब जैसी सूचना आ रही है कि उन्होंने लद्दाख में हमारे भूमि का कुछ न कुछ हरण कर लिया है, उसको अतिक्रमित कर दिया है। अब होगा क्या? चीन खुद विचार करे। वो यदि एटम बम रखता है तो भारत भी एटम बम रखता है, लेकिन यदि यह युद्ध हुआ, वह अगर पीछे नहीं जाता है, वह अगर हमारी ज़मीन को नहीं छोड़ता है, तो क्या हिंदुस्तान के लोग इसको स्वीकार कर लेंगे? यह 62 का भारत नहीं है, यह 2020 का भारत है। लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार अंततः उनको खाली करने के लिए बोला जा रहा है। अगर वो खाली नहीं करेंगे तो एकमात्र विकल्प युद्ध बचता है, और युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। जो देश लड़ते हैं वो गरीब हो जाते हैं। अगर चीन को यह भ्रम है कि वो भारत को हरा के महाशक्ति रह जाएगा या बन जाएगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि भारत उसको ऐसे तोड़ेगा कि वो महाशक्ति क्या पता नहीं किस हाल में होगा, लेकिन भारत भी गरीब हो जाएगा। इसमें चीन का राष्ट्रपति जिनपिंग जी बताएं कि इसमें भारतीय जनता या चीन की जनता का क्या दोष कि अपनी मंशा, अपनी बादशाहत, अपनी एक हैकड़ी के वजह से वो दोनों देश की जनता को दुखी कर देंगे। यह तो सर्वथा अनुचित है। इसीलिए हमारा जिनपिंग जी से आग्रह है कि वो अपनी हठधर्मिता को छोड़ें, अपनी सेना को पीछे करें और हमारी सरकार जैसे अप्रैल से पहले की यथास्थिति को बहाल करने के लिए कह रही है, वैसा करें। यही उचित है उनके लिए भी। और वो जैसे एक नारा देते रहते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई, तो अगर हिंदी चीनी भाई भाई रहना है तो उनको पीछे हटना होगा और उनको हमारी सीमाओं का सम्मान करना होगा। हमारे सपूतों ने जो बलिदान दिया है उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या जो हमारी सरकार सोचती है उसके मुताबिक उनको करना पड़ेगा। अन्यथा यह महायुद्ध बहुत ही भयंकर होगा। ग्रह स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि अगर उचित को महत्व दिया जाए तो ये युद्ध टल जाएगा। अगर उचित को महत्व नहीं दिया जाएगा तो ये युद्ध हो के रहेगा। इसके लिए मैं यूएन को भी कहता हूँ, यूनाइटेड नेशंस को भी कहता हूँ कि वो समय रहते इसमें हस्तक्षेप करे और चीन को बोले कि भैया तुम पीछे जाओ, गलती मानो और उसकी भरपाई करो। धन्यवाद।